सो नाउ वी वर सॉल्विंग द मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के PYQs, तो उसके क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ देयर वर 999 बेसेस इन एन RNA दैट कोड्स फॉर 333 अमाइनो एसिड्स. जैसे कि हमें पता है 3 बेसेस मिलके 3 बेसेस जिसको हम लोग कोडॉन बोलते हैं, ओके, ट्रिपलेट कोडॉन या कोडॉन, 3 बेसेस मिलके एक अमाइनो एसिड को कोड करेंगे, वी नो दैट. तो अगर हमारे पास 999 बेसेस है, उसको डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 333 अमाइनो एसिड्स मिलेंगे और ये बेसेस है. ओके, इतना तो हमें पार्ट क्लियर है कि ये ठीक है अब तक. एंड द बेसेस, हाँ, अभी अच्छा क्वेश्चन चालू होता है यहाँ से. एंड द बेस एट पोजिशन 901 इज डिलीटेड सच दैट द लेंथ ऑफ द RNA बिकम्स 998. ओके, 999 था, उसमें से एक डिलीट हो गया. कौन से पोजीशन पे? 901 पे. तो समझो इसका एक लाइन बनाओ आप, जैसे कि 899, 900, 901, 902, 903. ओके, नाउ और यहाँ पे ले लेते हैं 898 का भी एक ले लेते हैं. तो हमें पता है कि 3 ग्रुप्स में बनेंगे. उन लोग ने बोला कि 900 तक तो ठीक है, 901 वाला है वो डिलीट हो गया. तो 901 वाला डिलीट हो गया, तो उसके बाद हमें पता है कि हम कैसे रीड करते हैं हमारे इसको इन द ग्रुप ऑफ 3. अगर पहले ये 3 था पर ये डिलीट हो गया तो अभी 904 वाला आ जाएगा इस केस में. तो अभी ये रीड करना पड़ेगा. बट इसको रीड करने में और इसको रीड करने में चेंज है, तो म्यूटेशन हो गया यहाँ पे. डिलीट हो गया तो मतलब म्यूटेशन आ गया यहाँ पे. तो 901 डिलीट होने से जब भी 901 था तो 901, 2 और 3 मिला के एक अमाइनो एसिड बना रहे थे. बट अगर 901 डिलीट हो गया, अभी 902, 3 और 4 मिला के एक अमाइनो एसिड बनाएंगे. बट दीज 2 अमाइनो एसिड्स आर डिफरेंट. सो क्योंकि डिफरेंट अमाइनो एसिड आएगा तो हमारा प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा. प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज होगा क्योंकि यहाँ पे म्यूटेशन हो गया, क्योंकि 901 इज डिलीटेड. तो हमें क्या बोला है, हाउ मेनी कोडॉन्स विल बी ऑल्टर्ड, कितने कोडॉन्स ऑल्टर होंगे. देखो हमें पता है कि कितने कोडॉन्स ऑल्टर हो गए. देखो इसके बाद कितने आएंगे कोडॉन्स. पहले तो आपको याद ध्यान रखना है, कोडॉन बोला है तो मतलब उसके अंदर 3 बेसेस है. कोडॉन का मतलब ही 1 कोडॉन इज इक्वल टू 3 बेस. 1 ट्रिपलेट कोडॉन इज इक्वल टू 3 बेस. मतलब कितने कोडॉन ये हो जाएंगे. तो हमें पता है कि जैसे ही ये डिलीट हो गया उसके बाद के सारे कोडॉन आपके ये हो जाएंगे, ऑल्टर हो जाएंगे. सो कितने कोडॉन ऑल्टर हो जाएंगे, उसके बाद में कितने कोडॉन बचेंगे, बाकी सब ऑल्टर हो जाएंगे. तो वी विल हैव 33 कोडॉन ऑल्टर्ड. क्योंकि 900 तक समझो 900 नॉर्मल है, तो इसके अमाइनो एसिड्स कितने बनेंगे, 300 नॉर्मल अमाइनो एसिड बन जाएंगे. उसके बाद जो 33 अमाइनो एसिड बन रहे थे वो चेंज हो जाएंगे हमारे. ओके, तो द आंसर हियर शुड बी 33 कोडॉन्स वुड बी ऑल्टर्ड. क्योंकि बाकी जो 300 तो नॉर्मल बन गई, क्योंकि 900 पहले वाले 900 ठीक थे क्योंकि उसमें कुछ म्यूटेशन नहीं हुआ था. 901 में म्यूटेशन हुआ, तो जहाँ पे म्यूटेशन हो उसके बाद सारे चेंजेस होंगे, उसके पहले कुछ चेंज नहीं होगा. तो यहाँ 900 तक नॉर्मल है, तो यहाँ तक 300 अमाइनो एसिड नॉर्मल बनेंगे. उसके बाद जो 33 अमाइनो एसिड या 33 कोडॉन बच गए, तो 33 कोडॉन बच गए, उनमें ऑल्टरेशन देखने मिलेगा. तो 33 वुड बी द आंसर. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन. ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फॉर जेनेटिक्स, क्योंकि इसमें आपका पूरा नॉलेज चेक हो गया. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, ड्यूरिंग DNA replication Okazaki fragments are used to elongate. Okay, Okazaki fragments are used to elongate in the lagging strand towards the replication fork, leading strand away from replication, lagging strand away from replication, leading strand away from replication. तो यहाँ पे now we need to eliminate option. हमें पता है कि Okazaki fragments are always found in the lagging strand. Fragments क्यों डेवलप हुआ, ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड. लीडिंग में कंटिन्यूस रहता है, इन लीडिंग there is a continuous strand, but in lagging strand there is a formation of Okazaki fragments. Now तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी और डी को एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे लीडिंग स्ट्रैंड दिया है. नाउ इट इज टूवर्ड्स और अवे, ये हमें देखना है. बट इफ यू नो द NCERT, या तो आपने ये दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया बी और डी, यू कैन गो फॉर 50-50 एंड मार्क ए और सी एनी वन ऑफ. मतलब उसमें 50% चांस है कि आपका +4 हो जाएगा, या तो 50% चांस है कि आपका -1 होगा. बट इफ यू नो द आंसर, इट इज लैगिंग स्ट्रैंड इज अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोक. अगर आपको डायग्राम याद रहेगा तो इट इज अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोक. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. स्प्लाइसियोसोम्स आर नॉट फाउंड इन द सेल्स ऑफ. स्प्लाइसियोसोम्स किस में फाउंड नहीं होंगे, it is not found in the case of prokaryotes.
और हमें पता है इस चारों ऑप्शन में प्रोकैरियोट कौन है, बैक्टीरिया, तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द आंसर। ओके, स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स इज अ एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ यूकैरियोट्स, और इसमें फंगाई, प्लांटी, एनिमल्स सारे के सारे यूकैरियोट्स है, तो इट इज नॉट फाउंड इन बैक्टीरिया। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टार्टर कोडॉन, स्टार्टर कोडॉन कौन है, स्टार्टर कोडॉन इज AUG, और ये किसके लिए कोड करता है, इट इज ऑल्सो कोड फॉर मिथियोनिन, ये भी आपको याद रहना चाहिए क्योंकि थोड़ा सा एक्सक्लूसिव फीचर है। ओके, मिथियोनिन, और बाकी आई थिंक सो UAA, UGN, UAG, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये तीनों स्टॉप कोडॉन है, ये तीनों के तीनों स्टॉप कोडॉन है। तो देखो एक क्वेश्चन सॉल्व करने से आपके 3 क्वेश्चन बन गए कि AUG कोड्स फॉर मिथियोनिन, दीज आर द स्टॉप कोडॉन्स, दिस इज अ स्टार्ट कोडॉन, ये सारे क्वेश्चन उसमें से बन जाएंगे। नाउ DNA dependent RNA polymerase catalyzes transcription on one strand of DNA which is called as. Now we need to understand what is the meaning of DNA dependent RNA polymerase. Now किस पे डिपेंड है, DNA पे, तो DNA को कॉपी करके क्या बनाएगा, RNA polymerase बनाएगा, मतलब दिस इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ओके, क्योंकि हमें पता है DNA डिपेंडेंट मतलब वो टेम्पलेट की तरह काम कौन करेगा, DNA वुड एक्ट एज अ टेम्पलेट एंड RNA वुड बी द प्रोडक्ट, तो DNA को टेम्पलेट रख के RNA बनाना, दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। ओके, तो हमें क्या पता है कि वो डायग्राम जो हमारे NCERT में दिया है, दिस इज द DNA स्ट्रैंड्स विद द बेसिस ओवर हियर। ओके, इसको हम लोग ने बोला टेम्पलेट स्ट्रैंड, इसको बोला है कोडिंग स्ट्रैंड। ओके, and the RNA is formed here. तो क्वेश्चन में क्या बोला है, catalyzes the transcription of one strand of DNA which is called the, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि catalyzes transcription one end of the DNA which is template strand, तो ऑप्शन नंबर सी। तो इट इज क्लियर कि इट इज द टेम्पलेट स्ट्रैंड को देख के हम बनाएंगे। ओके, और कोडिंग स्ट्रैंड इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हमारा mRNA बनेगा दिस वुड बी इक्वल, मतलब इसका कोड और mRNA का कोड वुड बी एग्जैक्ट सेम, ऑब्वियसली एग्जैक्ट सेम होना चाहिए, तो उसको कोडिंग स्ट्रैंड बोल देंगे। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्विवेलेंट ऑफ अ स्ट्रक्चरल जीन इज सिस्ट्रॉन। ओके, ये तो डेफिनेशन वाइज है और कुछ नहीं। विच आर द फॉलोइंग RNA एक्ट एज अ स्ट्रक्चरल RNA as well as ribosome in the bacteria. Ribosome is an enzyme, हमें पता है, this is an enzyme and it is the only enzyme which is not proteinaceous in nature, और हम लोग ऐसे ही बोलते हैं कि all the enzymes are proteinaceous except ribosome, क्योंकि ribosome is a nucleic acid. Okay, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे RNA है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, तो इट इज अ न्यूक्लिक एसिड, ये एंजाइम का एक एक्सेप्शन है। तो विच पार्ट इज एन एंजाइम, इट इज आपका 23S RNA। 23S RNA is the ribosome, ये भी आप याद रख सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड। रॉन्गली मैच मतलब हमें रॉन्ग वाला निकालना है। ओके, बाकी 3 करेक्ट रहेंगे। ट्रांसक्रिप्शन, राइटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम DNA to RNA, हाँ करेक्ट है। ट्रांसलेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन इन mRNA टू मेक प्रोटीन, यस करेक्ट। रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स टू द ऑपरेटर टू स्टॉप द एंजाइम सिंथेसिस, देखते हैं। ओपेरॉन, स्ट्रक्चरल जीन्स, ऑपरेटर एंड प्रमोटर, यस इट इज करेक्ट। तो 79 का C इज ऑलमोस्ट, वेट, which of the following is wrongly matched ना, तो repressor protein binds to the operator and stops the enzyme, repressor protein binds to the operator and stops enzyme, ये भी करेक्ट है। तो गलत क्या है इसमें, let's read the question again। चारों ऑप्शंस, क्योंकि मुझे चारों ही करेक्ट दिख रहे हैं। ट्रांसक्रिप्शन, राइटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम DNA टू tRNA, सॉरी ओके, इट्स tRNA, देखो ऐसे ही गलत हो जाए, तो ऑप्शन नंबर A इज ओनली रॉन्ग, क्योंकि इट इज फ्रॉम DNA टू, वी नो इट इज DNA टू mRNA। mRNA भी ना बोल के अगर हम लोग क्लियरली बोले तो इसको HNRNA मतलब हेटेरोन्यूक्लियर RNA बोलेंगे, फिर उसका प्रोसेसिंग होके वो बनेगा mRNA। तो यहाँ पे tRNA है, तो ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट, मतलब A इज करेक्ट आंसर बट द स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ऐसा। नाउ करेक्ट ऑप्शंस, डायरेक्शन ऑफ RNA synthesis the template strand, direction of reading of DNA strand। ओके, देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो RNA सिंथेसिस या DNA रेप्लिकेशन कुछ भी 5:3 में ही चालू होगा, तो 5:3 वाले मुझे 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। ओके, 5:3 वाले 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। एंड डायरेक्शन ऑफ रीडिंग द DNA स्ट्रैंड इज फ्रॉम 3:5, क्योंकि जिधर से सिंथेसिस होना चालू करेगा उसके ऑपोजिट से रीडिंग चालू होता है, तो ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर A वुड बी द करेक्ट आंसर भैया।
अगेन इट्स एन बिट आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन बट ठीक है. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी फॉर द जेनेटिक कोड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक कोड. जो कि हमें पता है अनएम्बिगुअस, यूनिवर्सल और नॉन ओवरलैपिंग ऐसा कुछ कुछ दिया है. देखते हैं. यूनिवर्सल तो है, यूनिवर्सल है आपका कोड. ओके. नॉन एम्बिगुअस है, डीजेनरेट है. एम्बिगुअस सॉरी नॉन ओवरलैपिंग है, डीजेनरेस है, एम्बिगुअस है. इट इज़ नियरली यूनिवर्सल. यूनिवर्सल है बट नियरली यूनिवर्सल. अगर हम, क्योंकि मुझे 3 करेक्ट दिख रहे हैं, अगर मुझे ये 3 में और कुछ गलत दिखता था तो मैं उन तीनों में से मार्क करता था. यूनिवर्सल को वी वुड कंसिडर एज करेक्ट. बट क्योंकि ये तीनों ही करेक्ट है तो यूनिवर्सल ही आंसर आ जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है इट इज़ नियरली यूनिवर्सल. जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल. ओके. नाउ हमें केयरफुली अभी क्या मार्क करना है, बी सी बी ए. देखो ए सबसे लास्ट में दिया है, गलती मत करना. डीएनए से एमआरएनए इट इज ट्रांसक्रिप्शन, तो सी शुड बी ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसलेशन आ गया नहीं, एक्सटेंशन नहीं, रेप्लिकेशन नहीं. तो ए की सॉल्व करके मुझे आंसर मिलेगा कि 82 का ए हो जाएगा. सी इज ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए से प्रोटीन इज ट्रांसलेशन, फिर प्रपोज्ड बाय प्रोटीन प्रपोज फ्रांसिस क्रिक. ओके ठीक है. अगर ये पता भी नहीं रहता तो हम लोग कर लेते थे, क्योंकि एक ही ऑप्शन दिख रहा है, सी फॉर ट्रांसक्रिप्शन, ए ऑप्शन वुड बी द करेक्ट आंसर. डायग्राम शोन इज द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ डीएनए, इंप्लीकेशन ऑफ डीएनए, फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम ए टू सी. नाउ ए बी सी कहाँ दिया है वो आपको याद रखना है. देखो सेम क्वेश्चन इज आस्क्ड इन 2013 एंड 2000 कर्नाटका. अच्छा, कर्नाटका सिटी कर्नाटका एग्जाम में पूछा है और यहाँ पे 13 में सेम क्वेश्चन पूछ लिया. ओके, जस्ट चेंजिंग द नंबर्स. ए इज क्या है, डीएनए से आरएनए बन रहा है, इट इज ट्रांसलेशन, नॉट ट्रांसलेशन, इट इज ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसलेशन है ट्रांसक्रिप्शन. बी क्या है, ट्रांसलेशन नॉट रेप्लिकेशन. तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर. 83 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. रिमूवल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 3 फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म विल अफेक्ट द सिंथेसिस ऑफ. आरएनए पॉलीमरेज 3 किस में मदद करता है, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ टीआरएनए. अगर हमने आरएनए पॉलीमरेज 3 इज रिमूव फ्रॉम द न्यूक्लियोप्लाज्म द सिंथेसिस ऑफ टीआरएनए वुड बी अफेक्टेड. तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. ओके. Which are the following is not a part of transcription unit in DNA. Which is the following is not a part of transcription unit in DNA. Inducer, promoter, terminator, structural gene. Which is not a part. It is not a inducer is not a part. Inducer तो सबसे पहले आएगा, फिर promoter, structural gene, terminator. Inducer इधर रहेगा. तो it is the this ये पूरा ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि इधर प्रमोटर से चालू होगा, टर्मिनेटर में एंड होगा और ये पूरा कोड होगा बीच का. इंड्यूसर इज आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, मतलब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के पहले आता है. Okay, तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर. रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड जॉइनिंग ऑफ एक्सॉन्स इन डिफाइनिंग ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन इज कॉल्ड, इट इज स्प्लाइसिंग. ध्यान रखना, इट इज नॉट स्लाइसिंग, इट्स स्प्लाइसिंग. स्लाइसिंग हम ब्रेड नहीं काट रहे, इट इज स्प्लाइसिंग. ओके. रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स. तो स्टेटमेंट्स क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज इन ट्रांसक्रिप्शन एडिनोसिन पेयर्स विद यूरासिल. ओके, देखते हैं. Regulation of lac operon by repressor is referred to as a positive regulation in human genome. Approximately 50,000 genes. Hemophilia is a sex-linked recessive disease. देखो, how many of the statements are correct? Correct statements हमें निकालना है. Now, hemophilia is a sex-linked recessive disorder. It is correct statement. तो आपका एक तो क्लियर हो गया कि हाँ ये करेक्ट है ही. दूसरा, फिर ह्यूमन जीनोम हैज अप्रोक्सीमेटली 50,000 जीन्स. नो, इट इज रॉन्ग, क्योंकि हमारे पता है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग के पैराग्राफ में हमें दिया 50,000 जीन्स एस्टिमेट किया गया था, उससे बहुत कम निकला है जीन्स. तो ऑप्शन नंबर 3 इज इनकरेक्ट. ओके, इट इज 20 to 25,000 जीन्स है हमारे पास. तो देखते हैं. नाउ हाँ, रेगुलेशन ऑफ लैक ओपेरॉन बाय रिप्रेसर इज अ पॉजिटिव रेगुलेशन. नो, इट इज अ नेगेटिव रेगुलेशन. नेगेटिव रेगुलेशन है. एनसीईआरटी में एक लाइन भी मेंशन है कि इट कैन बी ऑल्सो इन फॉर्म ऑफ पॉजिटिव रेगुलेशन बट इट इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, मतलब इट इज आउट ऑफ स्कोप टू एक्सप्लेन इन दिस टेक्स्ट बुक. ऐसा भी एक लाइन दिया है एनसीईआरटी में. तो इट इज नॉट पॉजिटिव रेगुलेशन, नेगेटिव दिया है फॉर अस टू कंसिडर. एग्जाम में आएगा तो इट इज ओनली नेगेटिव रेगुलेशन. पॉजिटिव रेगुलेशन भी हो सकता है बट वो हमारे स्कोप में नहीं है कि इस लेवल पे हम लोग उसके बारे में पढ़े. ऐसा भी दिया है एनसीईआरटी में. तो ऑप्शन नंबर ये भी गलत हो गया. तो सेकंड और थर्ड तो होगा नहीं. इन ट्रांसक्रिप्शन एडेनोसिन पेयर्स विद यूरासिल. ओके, हमें पता है कि ए पेयर्स विद टी बट थाइमिन इज रिप्लेस्ड इन बाय यूरासिल इन केस ऑफ आरएनए. तो ऑप्शन नंबर ए इज आल्सो करेक्ट. तो कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट है, 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट है. तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर. Moving on to the next question. The one aspect which is not salient feature of a genetic code is its being ambiguous, specific, universal, degenerate. Okay. One aspect which is not a salient feature. कौन सा salient feature नहीं है? It is not a salient feature to be ambiguous. Ambiguous होना is not a salient feature of DNA. Now, ambiguous और non-ambiguous का होने का मतलब क्या है? Now,
हमें पता है कि आर जेनेटिक कोड इज नॉन एम्बिगुअस, नॉन एम्बिगुअस। नॉन एम्बिगुअस का होने का मतलब क्या है, समझो AUG, AUG we have studied just recently that AUG codes for methionine, AUG codes for methionine, and we know it's a start codon, it's a start codon and it codes for methionine, whether irrespective of whether it is found in a bacteria, prokaryote, eukaryote, fungi, microbe, human, plant, anywhere AUG will code for as a start codon and for methionine. ओके सो उसका मतलब होता है नॉन एम्बिगुअस। नॉन एम्बिगुअस मतलब किधर भी पाया जाए, AUG हो या स्टॉप कोडॉन्स हो या कुछ भी हो, किधर भी पाया जाए, इट विल कोड फॉर द सेम कोडॉन। ओके जो भी हमें चार्ट दिया एनसीडी में कि ये कोड, दिस कोड्स फॉर फिनाइलएलेनिन, इट विल कोड फॉर फिनाइलएलेनिन इन ऑल ऑर्गेनिज्म इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनिज्म, वेदर इट्स अ प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक, हेटेरोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट। तो विच इज नॉट अ सिलियन फीचर, इट इज एम्बिगुअस नहीं है हमारा कोड। एम्बिगुअस का मतलब क्या होगा कि इट वुड चेंज, AUG वुड कोड फॉर बैक्टीरिया में मिथ्योनिन कॉज करेगा, मिथ्योनिन कोड करेगा, हमारे अंदर फिनाइलएलेनिन, फिर उसके प्लांट्स के अंदर ट्रिप्टोफैन, ऐसा नहीं होता है। तो इट इज नॉट एम्बिगुअस, इट इज नॉन एम्बिगुअस। तो विच इज नॉट अ सिलियन फीचर, आपका एम्बिगुअस इज नॉट अ सिलियन फीचर ऑफ आ यूनिवर्सल कोड, जेनेटिक कोड एक्चुअली। नेक्स्ट, select the two correct statements about the 1 to 4 given below about लैकोपेरॉन। ओके लैकोपेरॉन के बारे में दो करेक्ट स्टेटमेंट्स ढूंढने हैं ना। ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बाइंड विद द रिप्रेसर एंड इनएक्टिवेटेड, सॉरी लैक्टोज कैन बाइंड, तो ऑप्शन नंबर 1 तो आना ही नहीं चाहिए। ओके ऑप्शन नंबर 1 शुड नॉट बी इन द आंसर, तो 1 तो नहीं आएगा, तो ये दोनों ऑप्शंस कट गए। तो हमें पता है कि ये दोनों में से कुछ आएगा, और देख रहे हो कि दोनों में सेकंड ऑप्शन है, तो सेकंड ऑप्शन इज बाय डिफॉल्ट करेक्ट, उसको पढ़ो भी मत। ओके पढ़ो भी मत। तो आपको देखना है 3 और 4 में से, 3 और 4 में से क्या करेक्ट है। Z जीन कोड्स फॉर परमिएस, नो, Z जीन डज नॉट कोड फॉर परमिएस। Z कोड करता है फॉर आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज। Z इज द मेन जीन। ऐसा याद रखो कि जो लास्ट में, और देखो ABCD में सबसे लास्ट में आता है Z जो लास्ट में आता है दैट इज क्रूशियल फंक्शन। Z का क्रूशियल फंक्शन क्या है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, और हमें पता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज इज द एंजाइम। I have also taught you this in the previous videos that beta galactosidase is the only enzyme that will break the bond in the lactose between glucose and galactose। हमें पता है कि lactose is made up of glucose and galactose, और glucose और galactose के बीच का बॉन्ड है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइड बॉन्ड, उसको तोड़ेगा कौन, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ओके तो Z जीन कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, एंड आई थिंक सो Y जीन कोड्स फॉर परमिएस। ओके Y जीन कोड्स फॉर परमिएज एंड A जीन फॉर ट्रांसएसिटाइलाइज। ओके तो ये भी गलत हो गया, तो थर्ड भी गलत है। ऑप्शन नंबर 4 वुड बी द, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 इज आल्सो करेक्ट हियर। ओके तो ऑप्शन आंसर क्या आ जाएगा, 2 and 4 आर करेक्ट, 2 and 4 आर करेक्ट, दिस वुड बी योर आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नॉट ट्रू फॉर जेनेटिक कोड। इट इज नियरली यूनिवर्सल, देखो यहाँ पे दिया नियरली यूनिवर्सल, यस इट इज करेक्ट। फिर इट इज अनएम्बिगुअस, it is unambiguous, it is also correct. A codon in mRNA is read in a non-continuous fashion, ये गलत हो गया। Degenerate भी correct, degeneracy is correct. Removal of introns and joining of exons and transcription is called splicing, ये भी पढ़ा है हम लोग ने। Whose experiment cracked the DNA and discovered unequivocal that genetic code is a triplet, किसके मदद से हमें फाइंड हुआ, वाया द, देखो इट इज आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का है नहीं, बट इट इज नियनबर्ग एंड मैथेई। Semi-conservative replication of DNA was first demonstrated in पूछा है, नॉट बाय, तो हमें साइंटिस्ट का नाम नहीं, ऑर्गेनिज्म किसके अंदर पाया गया था, Escherichia coli। अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। Now one of the following pair of codon is correctly matched with the function or the signal of particular amino acids, क्या है, करेक्टली मैच, बाकी 3 रॉन्ग होने चाहिए। देखो AUG UGA स्टॉप कोडॉन, तो 94th का B वुड बी द आंसर। बाकी मुझे पढ़ो ही मत है, बाकी पढ़ो ही मत। AUG इज स्टार्ट एंड मिथ्योनिन, AGC इज नॉट, ACG इज नॉट स्टार्ट एंड मिथ्योनिन, तो ये गलत हो गया। बाकी मुझे पता नहीं, बट मुझे दिख रहा है कि इन लोगों ने पूछा करेक्ट, और एक ही करेक्ट होना चाहिए, 3 गलत होने चाहिए, क्योंकि एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। तो AUG एंड UGA, सॉरी AUG क्यों बोल रहा हूँ मैं, UAG and UGA, these two are the stop codons, तो हमें ये डायरेक्टली पता है। और एक स्टॉप कोडन कौन सा है, UAA is also stop codon, तो ऑप्शन नंबर B डायरेक्टली आ जाएगा। ओके पॉलीसोम इज फॉर्म्ड बाय सेवरल राइबोसोम अटैच्ड टू अ सिंगल mRNA, यस
वाई दैट फॉर्मेशन है, मतलब यही पॉलीजोम होता है, और ये कहाँ पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक फीचर है पॉलीजोम फॉर्मेशन. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now next question is molecular basis of organ differentiation depends on the modulation in the transcription by. Again it's a out of NCERT question, बहुत ही पुराना question है. It depends on the transcription factor but you leave the question. Okay, the Okazaki fragments in DNA chain growth. Okay, Okazaki fragments का भी growth पूछ लिया. It polymerizes in 3 to 5 direction and forms replication fork, proves semi-conservative nature of DNA, polymerizes 5 to 3 direction and explains 3 to 5 direction of DNA replication, results in transcription. अभी चारों में से करेक्ट क्या है? Okazaki fragments क्या होता है? It polymerizes from 5 to 3. Always polymerization will take place from 5 to 3 direction and explains the 3 to 5 DNA replication. It would be option number C correct होगा. Okay, telomerase is an enzyme. Telomerase is an enzyme which is simple protein, RNA, ribonucleoprotein, repetitive DNA. It is a ribonuclear protein, but that is not, अभी हमें ये पढ़ना नहीं है राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन. हमें एक ही राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन याद रखना है जो कि है राइबोजाइम, और बाकी कुछ याद नहीं रखना है. इट इज आउट ऑफ एनसीईआरटी अगेन. ओके, अगेन आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन. ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन होलो एंजाइम आरएनए polymerase binds to DNA sequence and the DNA sequence assumes to saddle-like structure which is called. देखो, in case of ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन होलो एंजाइम, ये आपको अभी पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं क्योंकि ये पहले आते थे क्वेश्चन ऐसे, अभी कुछ नहीं आते. इट इज़ अ टाटा बॉक्स बट यू डू नॉट नीड टू नो दैट. टाटा बॉक्स होता है, काटा बॉक्स होता है. दिस आर द, मतलब ये होता है आइडेंटिफाइंग फीचर्स जो हमें पता है कि हमारे डीएनए ट्रांसक्रिप्शन में प्रमोटर रहेगा एक, देन इट विल द स्ट्रक्चरल जीन, देन वुड बी द टर्मिनेटर. प्रमोटर के पास ऐसा कोई सीक्वेंस रहेगा जिसको आइडेंटिफाई करके द राइबोसोम विल बाइंड, फिर उससे ट्रांसक्रिप्शन चालू होगा. तो टाटा बॉक्स इज वन ऑफ द आइडेंटिफाइंग फीचर. सैडल लाइक स्ट्रक्चर दिया है वो टाटा बॉक्स का होता है. तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द आंसर बट यू डू नॉट नीड टू नो दैट. नाउ विच आर द फॉलोइंग मेक्स यूज ऑफ आरएनए एज अ टेम्पलेट टू सिंथेसाइज डीएनए. आरएनए एज अ टेम्पलेट टू सिंथेसाइज डीएनए. तो आरएनए टेम्पलेट रहेगा, तो आरएनए डिपेंडेंट टेम्पलेट रहेगा, उसके पास डिपेंडेंट रहेगा. आरएनए डिपेंडेंट क्या सिंथेसाइज हो रहा है? डीएनए. तो डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज. तो दिख रहा है कि यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. वेट, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज तो नहीं होगा क्योंकि हमें दिख रहा है इसका नाम क्या होना चाहिए, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज. द नेम शुड बी दिस. बट आरएनए पॉलीमराइजेशन होगा क्या? नहीं, डीएनए पॉलीमराइजेशन होगा. बट विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द यूज ऑफ आरएनए डिपेंडेंट? ये यूज कहाँ होता है? इन केस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज. देखो, जनरली हमें पता है कि डीएनए से बनना चाहिए आरएनए. ओके, दिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन. बट आरएनए से जब डीएनए बनेगा इट इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. तो वही हो गया ना. आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कहाँ पाया जाएगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के केस में. ओके, तो यहाँ तक अभी उस 100 क्वेश्चन तक सॉल्व किया अभी हम लोग ने. उसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में. ओके.